हेलो स्टूडेंट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड पार्ट के अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसका रीजन क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें किन मॉलिक्यूल्स से मिलता है, आप लोगों को ये बताया गया था कि सिर्फ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। और हमने इसके अंदर पिछले वीक के अंदर जो पिछला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारे हमने कैलकुलेट किए थे। और इस लेक्चर के अंदर हम आज पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस। हम लोगों ने सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ा था और एनर्जी के बारे में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। अब ये जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जैसा कि हमें पता है कि सिलेक्शन रूल को अगर हम देखें तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या होती है, +-1। तो जिसका डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 संक्रमण वाले ही स्पेक्ट्रम देंगे। अगर रोटेशन स्पेक्ट्रम जो है वो जो एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर की डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 ट्रांजिशन होगा वो ही पॉसिबल होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होंगे। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनती हैं उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी और जे के बीच के अंदर ये डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए। तो जो घूर्णन संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती हैं उनकी तीव्रताएं जो है, इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और उसके अंदर हमारे को जैसे पता है कि जो ट्रांजिशन है वो जैसे जे की वैल्यू अगर 0 है तो 0 to 1 हो सकता है या 1 से 2 हो सकता है, इस तरह से इसमें ट्रांजिशंस होते हैं। तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है उनकी इंटेंसिटी इस चीज़ पर निर्भर करती है कि जो हाई एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसका पॉपुलेशन कितना है। अगर हम बात करें तो बेसिकली स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल एंड सेकंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ डीजेनरेसी इन द एनर्जी स्टेट्स। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल से क्या मतलब है। स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए जो लोअर स्टेट है, हमेशा हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है उसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमेशा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर लेवल पर ज़्यादा होंगे और जैसे जैसे हम हायर लेवल पर जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो कम होती है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, that is the spectral lines obtained in rotational spectra depends upon the density of excited molecules. As the density first increases, reaches to a maximum and then decreases. The value of J at which intensity is maximum is called J maxima and is represented by this formula. अभी देखिए जो formula दिया हुआ है ये, इसको हम represent करते हैं कि J maxima will be equal to √K into T upon 2 into B into H into C minus हाफ। तो यहाँ पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में और जो B है उसकी वैल्यू क्या है, H अपॉन 8π² I इंटू C पर सेंटीमीटर। C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको पता है I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है मैक्सिमम इंटेंसिटी की, ये देखिए आपको इसमें चित्र के अंदर आपको दिख रही है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं यहाँ पे देखिए ये इस तरह से, ये जो इसका वो है रिलेटिव इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरह से होता है। जब मैक्सिमम है इसकी जे की वैल्यू तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो अब इसमें हम इससे
ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स in each energy level, or we can say कि greater is the population of energy level, greater is the number of molecules that can be promoted to the next higher level, and greater is the intensity of absorption. यानी कि जितने ज़्यादा एनर्जी लेवल पर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को हम हायर लेवल पर एक्साइट कर सकते हैं और उतना ही इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की बढ़ती है। अब ये देखिए, ये जो है अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे जो कहलाता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए, द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस इक्वल टू 2b. The lines are equally spaced as shown in figure. Another feature of the spectra is that the intensities of different transitions are not equal. The intensities increase with increasing J value, pass through maximum and then decrease as J increases further. अब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा अभी जो आपको मैंने बताया था कि दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का निर्भर करता है। एक तो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ डीजेनरेसी इन द एनर्जी स्टेट। अभी देखिए, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको हम इस फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, एन जे अपॉन एन ज़ीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी, वेयर एन जे और एन ज़ीरो क्या है, टेम्परेचर टी पर लोएस्ट और हायर एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल्स की जो नंबर है उसको प्रदर्शित कर रहा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और डेल्टा ई दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो है, और हर लेवल में जो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है या पॉपुलेशन है उसको हम इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ एन जे इज़ प्रोपोर्शनल टू द ई टू द पावर माइनस ई इंटू जे अपॉन के टी। अब देखिए, जब अभी आपको मैंने डीजेनरेसी की बात कही थी, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि दो एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर की सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों। अब देखिए, जो घूर्णन ऊर्जा स्तर डीजेनरेट होते हैं, अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम की लाइनों की जो तीव्रता है वो डीजेनरेसी व्यंजक यानी कि समभ्रष्टता व्यंजक जी जे पर निर्भर करती है। यहाँ पर डीजेनरेसी का अर्थ है कि मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो सेम एनर्जी की हों। जैसे देखिए, यहाँ पर जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डीजेनरेसी का जो इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन है, जी इंटू जे इक्वल्स टू 2j प्लस 1। या हम ये कह सकते हैं कि जे के लिए जो दिए गए वैल्यूज़ है उनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, 2j प्लस 1 होंगे। ये देखिए, तो अब इसमें हम निकाल सकते हैं कि जे अगर जे की वैल्यू 0 होएगी तो जी जे की वैल्यू क्या होएगी, 1 होएगी। जे की वैल्यू अगर 1 है तो जी जे के लिए इसकी वैल्यू 3 होएगी, एंड सो ऑन। तो अतः घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइन की जो तीव्रता है वो डीजेनरेसी का जो ये टर्म है और बोल्ट्जमैन का जो ये टर्म है, इसके प्रोडक्ट से, इसके एक्सपोनेंशियल के प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन जे अपॉन एन ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू 2j प्लस 1 ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, एंड ई जे इज़ इक्वल टू एच सी इंटू ई जे बार, और ई जे बार इज़ इक्वल टू बी इंटू जे प्लस 1, और एन जे अपॉन एन ज़ीरो इक्वल्स टू 2 इंटू जे प्लस 1 ई टू द पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 एच सी अपॉन के टी। अब ये देखिए, जो यहाँ पर ये देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन फर्स्ट इंक्रीजेज रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज। ये देखिए, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये दे रखा है, ये प्लॉट है, ये देखिए, ये जो प्लॉट है, ये ग्राफ जो है, ये देखिए, ये ग्राफ इसके बीच में खींचा हुआ है जो बता रहा है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ वेरियस रोटेशनल लेवल। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो ये CO के लिए खींचा हुआ है, और 298 केल्विन पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के लिए J की जो वैल्यू है ये NJ इज़ प्रोपोर्शनल टू GJ इंटू ई टू द पावर
माइनस ई जे अपॉन के टी, इसको हमने जे के रिस्पेक्ट में अगर वो ग्राफ खींचा है तो देखिए यहाँ पर ये आ रही है वैल्यू, इसको डी एन जे अपॉन डी जे इज इक्वल टू डी इंटू जी इंटू जे इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन जे ई जे अपॉन के टी अपॉन डी जे दैट इज इक्वल टू 0, and the value of j is obtained from the above equation that is expressed as j is equal to अंडर रूट के टी अपॉन 2bhc माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, या हम ये कहें कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है रिलेटिव पॉपुलेशन। तो ये बता रहा है कि जो इंटेंसिटी है ट्रांजिशन की वो पहले तो बढ़ती है, और ये जो देखिए जो कर्व आ रहा है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, जो मैक्सिमा दिख रहा है हमें, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू पर आता है और फिर ये कम हो जाता है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ जे इन ईच लेवल डिक्रीजेस the density of molecules exponentially, while increase in value of J increases the degeneracy level। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि population जो है that is proportional to e to the power minus ej upon kt, or we can say that population is proportional to 2j plus 1 or number of degenerate levels। यानी कि intensity of spectral line depends upon the population of rotational levels। If the transition takes place between low j values to high j values, line of low intensities will be observed, while maximum intensities will be obtained at or near the j value। हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो इंटेंसिटी है वो दो चीज़ों पे निर्भर कर रही है, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दैट एनर्जी लेवल, और दूसरा है डीजेनरेसी, है ना। तो एन जे अगर मान लीजिए हम अगर ये देखें कि अगर जे बढ़ेगा तो जो ये एन जे अपॉन एन ज़ीरो है ये कम होगा, है ना। या हम इसको ऐसे ध्यान रखें कि अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो एन जे अपॉन एन ज़ीरो क्या होगा, कम होगा। और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दैट एनर्जी लेवल। तो अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होएगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम होएगी तो ये कम होएगी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, जो रिजिड रोटेटर है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इसकी एप्लीकेशन है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हम निकाल सकते हैं ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। अभी जो हम लोगों ने ये पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उससे हमने एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो इसकी सहायता से हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है इससे इसको निकाल करके ये पॉसिबल है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। और उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, हमारे पास में जो इक्वेशन है ना, ये देखिए b इज इक्वल टू h अपॉन 8π² IC पर सेंटीमीटर। इसके अंदर I की वैल्यू है, तो b क्या मान से हम इसको निकाल सकते हैं। और इसको I को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो मासेस ऑफ एटम्स हैं जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एटम्स के बीच का, और फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन है हमारा, ये रहा। हमको ये पता है कि b की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 8π² IC पर सेंटीमीटर। तो I की वैल्यू निकालनी, तो I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं h अपॉन 8π² BC पर सेंटीमीटर से। और I क्या होता है, म्यू इंटू आर स्क्वायर होता है। R की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन म्यू अंडर रूट टू द पावर हाफ। तो और म्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर म्यू की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो उससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से हम बॉन्ड लेंथ जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ।
अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको उसका एनर्जी लेवल्स और उनका आपको उसका डेरिवेशन नहीं है, सिंपल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।